नमस्कार मेरे प्यारे शेर और शेरनियों। आज आप फिर रत्न ऑनलाइन क्लासेज में सभी प्यारे शेर और शेरनियों का स्वागत है। तो मैं आज आपको फिर सुपर 30 का सीरीज लेके आया हूँ, जो सभी एग्जामों को दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो हम इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। सुनिएगा, समझिएगा थोड़ा ध्यान से, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा। तथा रुधिर संचरण, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। ये जो आपका है, ये जो है रुधिर संचरण ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेन देन की कौन सी सही सुमेलित नहीं है। देखिए इसमें गौर से पढ़िएगा। यहाँ सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं की बात किया जा रहा है। गौर से देखिएगा, यहाँ पर बात किया जा रहा है सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। ये जो है रुधिर संचरण लेन देन के लिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आंसर है। यहाँ पर देखिएगा, जो ए ग्रुप होता है ना, पहले ये रखिए, ब्लड का जो ग्रुप होता है ना, ब्लड का ग्रुप, ठीक है ना। ब्लड का ग्रुप का अगर बात किया जाए, ब्लड ग्रुप जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। कितना होता है? 4 प्रकार। 4 प्रकार में एक ए हो जाएगा, एक बी हो जाएगा, एक ए बी हो जाएगा और एक ओ हो जाएगा, ठीक है ना। ब्लड का 4 प्रकार ग्रुप, ब्लड जो ग्रुप है आपका 4 प्रकार, जिसमें ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी और ओ, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये 4 प्रकार का जो है, जिसमें मान चलिए इसमें एक चीज और बता रहे हैं, ध्यान समझिएगा। ब्लड ग्रुप ओ को सर्वदाता बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सर्वदाता। सर्वदाता कहने का मतलब ओ ग्रुप को सर्वदाता। वो इसलिए सर्वदाता है क्योंकि ओ सभी को देगा। और ये भी सर्वग्राही कहलाता है। ये भी क्या कहलाता है आपको? सर्वग्राही। याद रखिएगा, ये भी क्या कहलाएगा आपको? सर्वग्राही। याद रखिएगा, सर्वदाता क्या कहलाएगा? ओ। सर्वदाता क्या कहलाएगा? ओ। सर्वग्राही क्या कहलाएगा? ए बी। क्या कहलाएगा? ए बी सर्वग्राही कहलाएगा, ठीक है ना। ब्लड जो ग्रुप है वो 4 प्रकार का है, ए है, बी है, ए बी और ओ है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ए वाला जो व्यक्ति है वो प्राप्त करेगा ए से और ए बी से। ध्यान दीजिएगा, बी वाला प्राप्त करेगा बी से और ए बी से। याद रखिएगा, ए वाला ए से भी लेगा और ए बी से, बी वाला बी से भी लेगा और ए बी से भी लेगा, ठीक है ना। ए बी वाला जो ए बी व्यक्ति है वो सभी से लेगा। ए बी व्यक्ति क्या लेगा? सभी से। और ओ जो है, जो यहाँ पर दिया है किसी को नहीं दे सकता है, ये गलत है। ये जो किसी को नहीं दे सकता है, ये आपका गलत है। ये आपका डी गलत है, ठीक है, क्योंकि ये किसी को नहीं दे सकता है, जबकि ये सभी को दे सकता है। ये क्या है? सभी को दे सकता है। इसलिए ये ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त किए, ठीक है ना। ब्लड ग्रुप जो खोज करता था उसका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। क्या नाम था? कार्ल लैंडस्टीनर। याद रखिएगा, क्या नाम था? कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है। ब्लड ग्रुप खोज करता कौन थे? कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम इस प्रकार से। कहता है शरीर के किन भागों में रक्त का प्रवाह तेज होता है। देखिए, रक्त का प्रवाह तेज होता है। ध्यान दीजिएगा, शरीर के किन भागों में रक्त का प्रवाह तेज होता है? यकृत में, अग्नाशय में, महाधमनी में, महाशिरा में। देखिए ये जो आपका है महाधमनी, ये महाधमनी, इसमें क्या आता है? रक्त का प्रवाह तेज होता है। याद रखिएगा, रक्त का जो प्रवाह क्या होता है वो तेज होता है। कहाँ रक्त का प्रवाह तेज होता है? याद रखिएगा, महाधमनी में। कहाँ तेज होता है? महाधमनी में। कहाँ तेज होता है? तो महाधमनी में तेज होता है, ठीक है ना। इसके बाद आप लोग पढ़िए, ठीक है ना, समझिए। धमनी जो होता है ना, धमनी, इसमें शुद्ध रक्त पाया जाता है। क्या पाया जाता है? शुद्ध रक्त। याद रखिएगा, धमनी में शुद्ध। और शीरा, याद रखिएगा, धमनी और शीरा, शीरा में जो होता है वो अशुद्ध रक्त पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अशुद्ध रक्त। सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है इसमें, ठीक है ना। और अग्नाशय को बाह्य और अंतःस्रावी दोनों ग्रंथि कहा जाता है। बाह्य और अंतःस्रावी, ठीक है, अंतःस्रावी, ठीक है, अंतःस्रावी दोनों ग्रंथि कहा जाता है इसको, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शरीर के किन भागों में रक्त का प्रवाह तेज होता है? रक्त का जो प्रवाह तेज होता है वो आपका महाधमनी में तेज होता है, ठीक है। धमनी, शुद्ध रक्त अगर बात किया जाए, शुद्ध रक्त किसमें होता है? धमनी में। और शिरा में क्या होता है? अशुद्ध रक्त। शिरा में क्या होता है? अशुद्ध रक्त प्रवाह होता है। मतलब अशुद्ध रक्त जो प्रवाह होता है आपका शिरा में, शुद्ध रक्त का जो प्रवाह होता है वो आपका धमनी में होता है। याद रखिएगा, ठीक है ना।
और जो अग्नाशय आपका बाह्य और अंतःस्रावी दोनों ग्रंथि है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे। कहता है इनमें से कौन सा शैवाल समुद्री पानी में बहुत गहराई में मिल सकता है। देखिए एक शैवाल है, ठीक है ना, शैवाल जो समुद्री पानी में बहुत गहराई तक मिलता है। सबसे पहले तो ये याद रखिए शैवालों का अध्ययन कहलाता क्या है। ठीक है ना, शैवालों के अध्ययन याद रखिएगा, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है आपको, फाइकोलॉजी। क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी, याद रखिएगा। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है आपको, फाइकोलॉजी, याद रखिएगा। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है आपको, फाइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ कहता है शैवाल समुद्र में पानी में बहुत गहराई में जो मिल सकता है वो आपका भूरी शैवाल। कौन सा शैवाल मिल सकता है, भूरी शैवाल। आंसर करना है इसका, क्या हो जाएगा आपका, भूरी शैवाल। और शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है आपका, फाइकोलॉजी कहलाता है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। कहता है अधिकांश कीटों में लिंग निर्धारण का प्रकार, ठीक है ना, कीट में देखिए गौर समझिए, कीटों में लिंग निर्धारण का प्रकार क्या है, एक्सो प्रकार, एक्स वाई प्रकार, जेडो प्रकार, उपरोक्त सभी। ठीक है ना, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन याद रखिएगा उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, अधिकांश कीटों में लिंग निर्धारण। लेकिन मनुष्य जाति में जो लिंग निर्धारण होता है आपको याद रखिएगा, मनुष्य जाति में जो लिंग निर्धारण होता है वो होता है पुरुष पर। किस पर डिपेंड करता है, पुरुष पर डिपेंड करता है। जैसे अगर एक्स वाई है गुणसूत्र, वो आपका लड़का हो जाएगा, एक्स वाई में क्या हो जाएगा, लड़का। अगर एक्स एक्स है, एक्स एक्स है, ये आपका क्या हो जाएगा, लड़की हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ये लड़की हो जाएगा। ठीक है ना, तो किस पर डिपेंड करता है, ये पुरुष पर निर्भर करता है। मनुष्य जाति में किस पर डिपेंड करता है, तो ये पुरुष पर करता है लिंग निर्धारण। किस पर निर्भर करता है, पुरुष पर करता है। और एक्स वाई से लड़का हो जाएगा, एक्स एक्स क्या हो जाएगा आपका, लड़की हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। कहता है पादप विषाणु में प्राय होते हैं। देखिए पादप, पादप का मतलब हुआ यहाँ पेड़ पौधा, पादप क्या हुआ, पेड़ पौधे, पादप क्या हुआ, पेड़ पौधे। ठीक है, और समझिएगा पादप क्या है, पेड़ पौधे। इसमें विषाणु जो प्राय होते हैं वह क्या होता है, ये होता है आरएनए। क्या आंसर हो जाएगा आपका, आरएनए, याद रखिएगा आरएनए। क्या, आरएनए, यानी पादप विषाणु में प्राय क्या होते हैं, आरएनए होते हैं। ठीक है ना, पादप का प्रथम जो विषाणु था याद रखिएगा, पादप के प्रथम, याद रखिएगा पादप के प्रथम विषाणु, ठीक है ना, वो है तंबाकू का। किसका है, तंबाकू का। ठीक है, जिसे टीएमबी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टीएमबी, यानी कि मोजैक। क्या बोला जाता है, मोजैक विषाणु। क्या बोला जाता है, मोजैक विषाणु। ये पादप का प्रथम विषाणु है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पादप के प्रथम विषाणु आपका तंबाकू है, जो टीएमबी या मोजैक विषाणु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये पादप के प्रथम विषाणु है। आगे बढ़ेंगे। कहता है एलन के नियम के अनुसार ठंडे जलवायु वाले स्तनधारियों के पास होते हैं। ठीक है ना, एलन के अनुसार, देखिए एलन के अनुसार बात किया जा रहा है, के अनुसार ठंडे जलवायु वाले स्तनधारियों के पास, स्तनधारी की बात किया जाए तो स्तनधारी होता क्या है, स्तनधारी के बारे में हम लोग पहले समझ लेते हैं। स्तनधारी जो दूध पिलाने का काम करते, क्या होते हैं, दूध पिलाने का काम करते हैं, दूध पिलाने वाला क्या कहलाएगा, स्तनधारी। तो मनुष्य भी क्या है, एक स्तनधारी प्राणी है, याद रखिएगा। मनुष्य क्या है, एक स्तनधारी प्राणी, याद रखिएगा। मनुष्य भी क्या आपका स्तनधारी प्राणी है। ठीक है, मनुष्य भी आपका स्तन, ठीक है ना, स्तनधारी प्राणी है। मनुष्य भी आपका स्तनधारी प्राणी है, मनुष्य भी आपका स्तनधारी प्राणी है। इसमें आपका पूछा जा रहा है कि एलन के नियम के अनुसार ठंडे जलवायु वाले स्तनधारी के पास क्या होते हैं। इसमें क्या होगा, ठीक है, छोटे कान और छोटे आपका पाद हो जाएंगे, छोटे कान और छोटे पाद हो जाएंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एलन के नियम के अनुसार ठंडे जलवायु वाले स्तनधारी के पास क्या होते हैं, छोटे कान भी होते हैं और छोटे आपका पाद भी होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। कहता है वैज्ञानिक प्रक्रिया जिसके द्वारा फसल पौधों को कुछ वांछित पोषक तत्वों से समृद्ध किया जाता है कहलाता है। देखिए वैज्ञानिक प्रक्रिया जिसके द्वारा फसल पौधों को कुछ वांछित पोषक तत्वों से समृद्ध किया जाता है क्या कहलाता है, ये आपको जो कहलाता है ये बायो
फोर्टिफिकेशन कहलाता है। क्या कहलाएगा? बायो फोर्टिफिकेशन कहलाएगा आपको, ठीक है ना, बायो फोर्टिफिकेशन कहलाता है। जनन आप पढ़े ही होंगे, प्रजनन, ठीक है ना, प्रजनन जिसको कहा जाता है रिप्रोडक्शन, जो आपका क्या करता है, पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाने का काम करता है। क्या है? अपनी प्रजाति को, प्रजनन क्या होता है, अपने प्रजाति को पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाने का काम करता है, पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाने का काम करता है। किसमें? प्रजनन में। किसमें? प्रजनन में अपनी जाति को पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाने का काम किसमें करता है? तो प्रजनन में किया जाता है। कहता है जब सरकार अपनी राजस्व आय से अधिक राजस्व आय से अधिक अगर खर्च, ध्यान दीजिएगा, कहता है जब सरकार अपनी राजस्व आय से अधिक को क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है? तो ये राजस्व घाटा। क्या कहेगा? राजस्व घाटा। ये आंसर आपका राजस्व घाटा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? राजस्व घाटा कहलाएगा। आगे बढ़ेंगे। कहता है किस योजना में कृषि तथा संबंधित क्षेत्र में औसत विकास दर सर्वाधिक थी? मतलब किस योजना में कृषि का औसत विकास दर सर्वाधिक थी? कृषि का औसत विकास दर सर्वाधिक। देखिए 7वीं योजना, वार्षिक योजना, 8वीं योजना या 9वीं योजना, ये जो आपका है ना, ठीक है ना, कृषि का जो औसत विकास दर देखा गया था वो आपका 8वीं योजना। किसमें देखा गया था? 8वीं योजना। याद रखिएगा 8वीं योजना 1992 में ना कृषि का औसत विकास दर अधिक था, ठीक है ना, याद रखिएगा 8वीं जो योजना है जिसमें कृषि का औसत विकास दर क्या था, वो आपका अधिक था। बाकी याद करने के लिए भी याद रखिएगा 7वीं जो पंचवर्षीय योजना क्या है 1985 से 1990, वार्षिक योजना 1990 से 92, 8वीं योजना 1992 से 97 और 9वीं जो योजना 1997 से 2000। ये सब भी बात याद रखने का चीज है, याद रखिएगा। कहता है प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया। देखिए प्लासी की लड़ाई, ये जो प्लासी युद्ध है, देखिए समझिए अच्छा से, ये प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। कब होता है? 1757 का ये युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 होता है। तथा प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और नवाब बनाया गया। किसे? इसमें मीर जाफर को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? मीर जाफर को। याद रखिएगा प्लासी की लड़ाई, ठीक है ना, क्या हुआ? सिराजुद्दौला को मार दिया गया और नवाब किसको बनाया गया था? तो इसमें मीर जाफर को आपको नवाब बनाया गया था। टीपू सुल्तान, ये मैसूर के शासक थे। टीपू सुल्तान ये मैसूर के शासक थे। कहाँ थे? मैसूर के शासक। टीपू सुल्तान कौन थे? मैसूर के शासक थे, ठीक है ना, टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। और हैदर अली, ठीक है ना, हैदर अली कौन थे? टीपू सुल्तान के पिता। टीपू सुल्तान के पिता कौन थे? हैदर अली। कौन थे? हैदर अली। याद रखिएगा टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, समझेंगे। कहता 1919 में महात्मा गांधी ने प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया। देखिए 1919 की बात किया जा रहा है, महात्मा गांधी जी है, ठीक है ना, और राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया गया था। साइमन कमीशन, रोलेक्ट एक्ट, नमक एक्ट या पिट्स इंडिया एक्ट। देखिए ये जो पिट्स इंडिया एक्ट है इस 1784 की घटना है। पिट्स इंडिया एक्ट कब का है? 1784 ईस्वी का, ठीक है। नमक एक्ट अगर बात किया जाए, नमक जो अधिनियम है वो 1930 से संबंधित है, ठीक है। रोलेक्ट एक्ट ये आपका 1919 से संबंधित है और साइमन कमीशन आपका 1942 से संबंधित, ठीक है। तो 1919 में महात्मा गांधी ने प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया। तो महात्मा गांधी 1919 की बात किया जाए तो आपका ये मिल रहा 1919, कौन सा मिल रहा है आपका? ये मिल रहा 1919। इसका अर्थ हुआ आपका जो आंसर हो जाएगा आपका रोलेक्ट एक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, रोलेक्ट एक्ट, ठीक है ना, इससे संबंधित आपका आंसर हो जाएगा। कहता है देखिए क्या हो रहा है। मेरा ऐसा टेक्निकल टीम है कि जीके जीएस के क्लास में ना मैथ भी चलता है। जीके जीएस क्लास में क्या चलता है? मैथ भी चलता है। तो अगर आ ही गया है एक क्वेश्चन अगर मैथ का, तो आप लोग